हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ यूजिन और हियोंजू की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है और उन दोनों के लिए जिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पर जैसे ही वो साइड में लगी चेयर्स देखती है जिस पर ग्रूम की साइड ने आकर बैठना था, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसे ये देखकर हो रहा होता है कि उसे आना चाहिए था, पर उसे ये नहीं था कि वो सच में अपने भाई की शादी पर नहीं आएगा। इसकी जो बेस्ट फ्रेंड इसके साथ बैठी होती है पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। अब ये अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर के साथ जाकर पिक बनवाने लगती है और इसी के साथ हमें 3 साल बाद दोनों दिखाए जाते हैं। दोनों ही अपना अपना काम करने के लिए जा रहे होते हैं और इसे भी अब एक ऑफिस में जॉब मिल चुकी थी और ये उसी ऑफिस में अपना काम करने के लिए आती है। और दूसरी तरफ ताई भी एक कंपनी में काम करता होता है। दोनों ही अपनी अपनी मीटिंग में बिजी होते हैं। यहाँ तक कि ताई ने तो अपना अपार्टमेंट भी ले लिया था और उसने रेनोवेशन करवाने का भी सोच रहा होता है, जिस तरह उसने सोचा था बिल्कुल वैसा। और यहाँ तक कि फोटोग्राफिंग करना भी छोड़ चुका था। जबकि इधर जिन दिखाए जाते हैं जो अपने लीडर के पास आते और उसे नोटिस बोर्ड से ये पता लगता है कि अभी तक वो पेंडिंग पर है, मतलब उसे कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिली थी, ना ही वो परमानेंट हुई थी। और इसी बारे में वो आकर बात कर रही होती है कि जब मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ तो मुझे पेंडिंग पर क्यों रखा गया। तो उसका लीडर उसे यही कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, पर इस चीज में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। जिनको इन सब बातों के बाद बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता है। यहाँ तक कि जब उसकी सिस्टर की कॉल भी आ रही होती है तो वो उसकी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही होती। उसे यही उम्मीद थी कि अब तो उसको फुल टाइम जॉब मिल जाएगी, पर 3 साल बाद भी उसका वही हाल था। घर आती अपनी सिस्टर के साथ बैठकर खा रही होती और अभी भी बहुत ज्यादा खुश होकर जब खाना खा रही होती तो उसकी सिस्टर समझ आती है कि तुम्हारे पास अब जॉब नहीं है ना, तुम जॉबलेस हो चुकी हो। तो वह कहती है कि किससे पता लगता है, तो वह कहती है कि बस पता लग जाता है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। अब तुम्हें मुझसे दूर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे घर पर आकर रहो, यहाँ पर आकर अप्लाई करो दूर रहकर। वहाँ की जॉब मुझे पता है कि तुम सारी की सारी अप्लाई कर चुकी हो पर तुम्हें नहीं मिली। अब यहाँ पर भी तो ट्राई करके देख लो ना, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट कर सकती हूँ, तुम्हें ठीक तरीके से सपोर्ट करूंगी। ये अपनी सिस्टर की बातें सुनती रहती है और चुप रहती है। जैसे ही रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि उसके लिए पहले से रूम रेडी करके रखा हुआ था, जहाँ पर वो ये भी पढ़ी होती है कि अपने बारे में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए। ये सब देखने के बाद अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि आपने पहले से ही ये सब सोच रखा था, आप जब भी इस तरह का कुछ करती हैं मुझे बहुत ही ज्यादा इडियट फील करवाती हैं। आपको सच में लगता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे हमेशा से ये फील करवाती हैं कि मैं आपके लिए एक बर्डन हूँ और आपको ये बोझ उठाना पड़ रहा है। अपनी सिस्टर को बोलने का मौका भी नहीं दे रही होती कि वो ऐसा कुछ भी नहीं समझती। फिर कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि कभी मेरी कोई सिस्टर ना होती, ताकि मुझे कभी भी ऐसा फील ना करना पड़ता। मैं कभी भी आपके घर पर नहीं आऊंगी और ना ही आपके दिए हुए रूम में रहूंगी। मुझे जहाँ रहना मैं वहीं रहूंगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ तक कि बस स्टॉप पर बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर ने अपने हस्बैंड को भी इसके बारे में बता दिया था कि वो मुझसे लड़कर गई हुई है। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हमेशा ही ऐसे लड़ती रहती और फिर ऐसे ही हो जाती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज इनकी एनिवर्सरी भी होती है, इसलिए जल्दी घर जाने लगता है। तो अभी बाहर निकलते हुए इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिससे उसे ये पता लगता है कि इसके डैड जेल से निकल आए हैं, वो भी अपनी रिलीज डेट से पहले ही, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अब अच्छे से रहेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे। ये देखते उसे परेशानी से होने लगती और फौरन से ताई को कॉल करने का सोचता और उसे जब कॉल करता भी है तो ताई इसकी कॉल नहीं अटेंड करता। अभी अपनी वाइफ के साथ जब जा रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा खोया खोया सा होता है। यहाँ तक कि वो भी अपनी सिस्टर को बहुत से मैसेजेस कर रही होती है, पर वो कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही होती। दोनों ही परेशान होते हैं। पर वो अपने हस्बैंड को इस तरह परेशान देखकर पूछती कि क्या हुआ, तो कहने लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। पर वो उसके बगैर कहीं ही समझ आती है, कहती है कि ताई की वजह से हो रहा है ना, जब तुम्हें उसका ख्याल आता है तभी तुम ऐसे हो जाते हो। तुमने मुझे कभी भी पूरी बात नहीं बताई कि ऐसा आखिर तुमने क्यों किया था ताई के साथ। अभी वो इस बारे में बात ही करने लगता है तभी इनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट के बाद दोनों को ही एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब जैसे ही वो दोनों कॉल अटेंड करते हैं तो उन दोनों को अपने भाई और सिस्टर की डेथ का पता लगते ही दोनों ही भागते हैं। जिनको तो बिल्कुल होश नहीं होता, वो अपनी आखिर सिस्टर से प्यार करती थी, जबकि ताई न रो रहा होता है, बिल्कुल खामोशी से चलते हुए जा रहा होता है। उसे सब बातें याद आ रही होती है कि भाई ने मुझे बारिश में रुकने को बोला था, बारिश के बाद आएंगे ये कहा था। 10 बारिशें गुजर गई, 20 गुजर गई, पर भाई नहीं आए थे। और लास्ट टाइम पर भी उसने यही बोला था कि अब मैं आपका कभी वेट नहीं करूंगा, अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। और 3 साल के बाद ये पता लगता है कि भाई की डेथ हो गई। फ्यूनरल पर पहले से ही जीन आकर बैठी होती और उसको अपनी लास्ट कही हुई बातें अपनी सिस्टर के साथ याद आ रही होती हैं और कहने लगती है कि नहीं सिस्टर, मैंने ये तो नहीं बोला था कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओ, मेरे बातों का ऐसा कोई मतलब नहीं था, प्लीज मैं अपनी बातें वापस लेती हूँ, वापस आ जाओ। बहुत ज्यादा उसे रोना आ रहा होता है। तभी पीछे से ताई भी आ जाता है, जिसे देखकर इसकी आंखों में आंसू ही होते हैं और अभी भी उसे देखे जा रही होती है। तभी एक साइड से रूम से बच्चा निकलकर बाहर आता है, जो अपने मामा बाबा की पिक को देखकर स्माइल कर रहा होता है। मामा बाबा बोल रहा होता है, उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके मामा बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं। और जिन भी तो अभी उसे बस देखकर स्माइल ही कर सकती थी और क्या ही कर सकती थी उस छोटे से बच्चे के लिए। और बाहर बैठे लोग उसी बच्चे को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि उस बच्चे के मॉम डैड गुजर के, बस इस बच्चे ने सर्वाइव किया है। जबकि यूजू बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, ये उसे चुप करवाने की कोशिश में लगी होती
होती है और यूजू अब इसे ही मम्मी कहने लग गया था। आखिर है तो इसकी आंटी थी और इसे देखता भी रहता था, इसी वजह से चुप भी हो जाता है। पर ताई को तो देखकर उसका ज्यादा ही जल्दी रोना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी तरफ भागते हुए जाने लगता है। ताई जैसे ये बच्चा बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा होता, जबकि उसके भाई का बेटा था, पर ये उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बच्चा इसकी तरफ आ रहा होता है और जिन भी इसके पीछे पीछे भागते हुए आ रही होती है। तभी बीच में बुक्के वाले लोग आ जाते हैं, जिससे बच्चा लगकर गिरने वाला होता है। उससे पहले ही ताई उस बच्चे को पकड़कर उठा लेता है, पर जिन खुद को नहीं बचा पाती उससे लगकर नीचे गिर जाती और इसके हाथ पर भी चोट आ जाती है। उसे काफी बुरी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब यहाँ पर बस ताई अकेला रह गया था और उसके साथ यूजू अभी अपने भाई के पिक को देख रहा होता है। कहने लगता है कि मैं आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल रेस कर दूंगा। वैसे इसे बताया जाता है कि कुछ विजिटर्स आए हैं और ये उन लोगों के लिए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो कोई और नहीं होते बल्कि उसके भाई के कोलीग्स ही होते हैं, जो सब आकर रिचुअल करते हैं जो करना होता और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं कि वो हमारे सीनियर ऑफिसर बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। ये बस उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है कि क्या वो सच में अच्छा था। अब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो लोग भी आ रहे थे वो सब उसकी तारीफ ही कर रहे थे। अब इसे फ्यूनरल के लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब ये हर एक चीज में बस ए वाला ऑप्शन चूज किया जा रहा होता है, क्योंकि इसको इस चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और न पूछना था कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। बस ए चूज करके आ जाता है। पर फिर से वो एक फाइल लेकर आ जाता और फिर से ऑप्शन देने लगता है। अब तो ये बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए कहता है कि मैंने बोला ना ए ऑप्शन रख लो और चले जाए यहाँ से। ये सुनते ही वो वहाँ से चला जाता। उसके जाते ही यूजी इसके पास आता है और इसको उठाने को बोल रहा होता है, पर ये नहीं उठाता बल्कि कहता है कि यहाँ से जाओ। तो ये भी रोते हुए वहीं पर लेट जाता और रोए जा रहा होता है। अब इसे रोने से चुप करवाने के लिए उसे चॉकलेट खिलाता है। तो वो बच्चा होता है तो इसलिए फौरन से खुश हो जाता है चॉकलेट खाते ही। अब ये जब बाहर हॉल में आता है तो ये उसे रुकने का बोल रहा होता है, पर वो बिल्कुल भी रुकने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि इसके पीछे पीछे भागे जा रहा होता है। तो वो इसे कह रहा होता है कि तुम्हारी आंट आ जाएगी, रुक जाओ। पर वो बस भागते हुए जब जा रहा होता है तो ये भी उसको आगे से उठा लेता है। उठाकर जैसे ही ऊपर करता है तो उसका वेट काफी होता है, तो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैवी हो। अभी ये बात कर ही रहा होता है तभी वो इसके ऊपर वॉमिट कर देता है, जिसके बाद इसको अपनी शर्ट निकाल कर धोनी पड़ती है और वो भी साइड में पानी के साथ मस्तियाँ कर रहा होता है। अब ये बच्चे से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, कहने लगता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग गया है, और फिर बच्चे को बाल्टी में डालकर लेकर आ जाता है। जो लोग भी फ्यूनरल पर आए हुए थे वो सब बच्चे को ऐसे देखकर सोचने लगते हैं कि ये उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे ही देखता है कि इतने टाइम में जिन भी आ चुकी थी जो इसको सामने से देख रही होते और ये उससे पूछने लगता है कि बाजू को क्या हुआ, तो बताती है कि काफी ज्यादा बुरी चोट आ गया, 2 हफ्ते बाद ही ठीक होंगी। पर वैसे उसकी नजर यूजू पर पड़ती है तो फौरन से उसकी तरफ हो जाती है कि ये तुमने क्या किया, और फौरन से उस बाल्टी से उसे उठाने लगती है। पर इसके हाथ में ज्यादा चोट होती है, इधर से उठाया भी नहीं जा रहा होता। ये देखकर फौरन से कहता है कि छोड़ो मैं देख लूंगा, जबकि पहले कह रहा था कि तुम मेरे पास बच्चा क्यों छोड़ कर गई, अब खुद ही लेकर जा रहा था। वैसे जिनकी बेस्टी सियोन भी आ जाती है, जाते साथ इसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। ये उसको खिलाने के लिए बैठ जाती है कि तुम यहाँ पर बैठ कर खाओ, पर उसे कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा ना, पर शुक्र कि तुम्हें यहाँ पर हर चीज अकेले मैनेज नहीं करनी पड़ रही। ये वही पीमांग वाला लड़का है ना, तो वह कहती है कि हाँ ये वही है। और तुम्हें पता है जब मैं हॉस्पिटल में थी इसने पीछे से सारे कपड़े वगैरह जो कुछ भी सिलेक्ट करना था सब कुछ इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया, मुझे तो इन चीजों का पता भी नहीं था, इसलिए मेरी काफी हेल्प करती है। पर वो उसकी हालत को देख कर कहने लगती है कि तुम ठीक नहीं हो ना, तो वह कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सिस्टर को कुछ भी नहीं हुआ, मैं घर जाऊंगी तो मुझे अपनी सिस्टर मिल जाएगी। ये सारी बातें ताई भी सुन रहा होता। इतने टाइम में उसने यूजू को भी सुला दिया था। अब जब जिन लोगों के जाने के बाद चीजों को उठा रही होती है तो ये उसकी जगह पर उससे चीजें लेकर उठाने लगता है और भी यूजू को भी संभाल रहा होता है ताकि वो ना रोए, क्योंकि उसे पता था कि जिन की अभी इस टाइम क्या हालत है। अब सब लोग जा चुके थे, सब चीजें हो जाती है और ये दोनों भी जाने लगते हैं बेबी को लेकर। पर अब बेबी की कस्टडी को लेकर बात चल रही होती है कि आप दोनों ही उसके क्लोज रिलेटिव हो, तो बताएं बेबी कौन रखना चाहेगा। अब दोनों ही इस बेबी को नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे। अब जब ताई से ये बात पूछी जा रही होती कि क्या तुम बच्चे को रखोगे, तो अब तो ये गुस्से में आ जाता है। कहने लगता है कि फ्यूनरल के आगे मैंने बहुत सी चीजें कर ली हैं और अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि मैं बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा या नहीं लूंगा। मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, मैं कोई इनका क्लोज रिलेटिव नहीं हूँ, कुछ नहीं लगता हूँ। ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ये भी जाने लगती है, पर जैसे ही ये मुड़कर यूजू को देखती है तो वहीं पर रुक जाती है। कहने लगती है कि नहीं मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये कहकर जैसे ही बाहर आती है तो बाहर आते देखती है कि पहले से ही ताई वहीं पर होता है। वो इसका सामान वगैरह इसके हाथ से लेकर कार में रखने लगता है ताकि उसे ज्यादा कुछ ना करना पड़े। उसे एहसास था भी, पर अपने भाई की वजह से वो ये सब चीजें कर रहा था। और जाते हुए कहता है कि ये लास्ट चीज थी जो मैं कर रहा था, और करता हूँ कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे। ये कहकर यूजू के पास बैठ के कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अब हम कभी भी ना मिलेंगे। कहकर बस वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।